सुन रहे हैं कहानियां दी अनटोल्ड। मेरी जिंदगी बहुत ही खुशहाल थी। संपन्न परिवार, घर में 2 छोटे बच्चे और बहुत ही खूबसूरत पत्नी। पेशे से मैं ईएनटी सर्जन था। जिंदगी बस खुशियों के रास्ते ही चल रही थी कि तभी हमारी खुशियों को किसी की नजर लग गई। मैंने पैसों की लालच में आके ऐसा घिनौना अपराध कर दिया जिससे मेरी बसी बसाई जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन वो मुझे जीने नहीं देता। देखो वो फिर आ गया। मुझे सुकून से मरने क्यों नहीं दे रहे? मैं मानता हूं मुझसे अपराध हुई, तो मुझे उस घिनौनी अपराध की सजा दो ना। मार डालो मुझे, मार डालो। शाम का समय था। रोहन बाबू आज बहुत ही खुश थे। वे जमींदार रुद्र प्रताप के इकलौते बेटे थे और लंदन से पढ़ाई करके आज ही वापस आए थे। उनकी खुशी का ठिकाना ये नहीं था कि वो अपने घर वापस आए थे। बात ये थी कि उनको शहर में अपनी पसंद का बंगला मिल गया था और वे बहुत ही सस्ते दाम में खरीद लिए थे। रोहन बाबू को अपनी सौतेली माँ से चिढ़ थी, जिसके चलते उन्होंने अपने घर ना आकर शहर में ही रहना पसंद किया था। रुद्र प्रताप के लाख मिन्नतें करने के बाद भी रोहन बाबू ने उनकी एक ना सुनी और वो निकल गए अपने नए बंगले में रहने के लिए। बंगला शहर से थोड़ा दूर था, लेकिन आसपास की खूबसूरती और रास्ते में लंबे लंबे पेड़, प्राकृतिक दृश्य देखकर रोहन बाबू का मन एकदम प्रफुल्लित हो उठा। करीब शाम के 4 बजे वे बंगला पहुंच गए। सामने गेट पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था आशियाना। ड्राइवर गाड़ी को रोककर सामान उतारने लगा। इतने में बड़े से गेट को खोलने की आवाज आई और अंदर से खीं खीं करते हुए एक नौकर बाहर निकला और हंसते हुए बोला, तो आप ही हैं रोहन बाबू? मेरा नाम सूरदास है। क्या है कि कान से थोड़ा कम सुनता हूँ ना। बरसों से इस बंगले की देखभाल करता हूँ। लाइए सामान मुझे दीजिए। मैंने आपके कहे अनुसार पूरे घर की सफाई करवा दिया है। वो जो श्याम प्रॉपर्टी डीलर है ना, उसने आपके बारे में सब बता दिया है। इतना कहकर फिर से खीं खीं करते हुए हंसते हुए अंदर चला गया। रोहन बाबू को थोड़ा अचरज हुआ। अजीब इंसान है, हर बात पे हंस देता है। खैर चलो, अभी आराम करूंगा और फिर थोड़ा घूम घाम कर आसपास की जगह भी अच्छे से देख लूंगा। रोहन बाबू को पढ़ने लिखने का बड़ा शौक था, इसलिए उन्होंने घर के सारे सामान बदलवा दिए थे, लेकिन लाइब्रेरी को हाथ तक नहीं लगवाया था। उन्होंने कहा था कि एक भी किताबों को या डायरियों को कोई हाथ नहीं लगाएगा। सूरज ढल चुकी थी और रोहन बाबू अपने कमरे से बाहर निकले। तभी सूरदास की वहीं खीं खीं करती हुई आवाज आई, साहब, अरे ओ साहब, लीजिए, मैंने आपके लिए चाय और नाश्ता बना दिया है। रोहन बाबू को इस बार गुस्सा आ गया और बोले कि तुम हर बातों में ऐसे दांत निकाल के हंसते क्यों हो? साधारण तरीके से भी तो बोल सकते हो, हर बात में बस दांत निकाल देना है। इस पर सूरदास अपनी सर को नीचे किए हुए बोला, साहब क्षमा कर दीजिए। क्या है कि बचपन से मेरी यही आदत है। ये भी कोई आदत है, बेवजह हंसते रहना। खैर छोड़ो, चलो मुझे लाइब्रेरी की तरफ लेकर चलो। रोहन बाबू चाय की चुस्की लेते हुए बोले। तभी सूरदास फिर से दांत निकाल के, लेकिन इस बार थोड़ा गंभीर होकर बोला, साहब, इस वक्त लाइब्रेरी में ना जाएं तो ही बेहतर होगा। क्या है
कि लाइब्रेरी में रात के समय कोई नहीं जाता। इस बात पर रोहन बाबू गुस्सैल आवाज में बोले, तुम मुझे फिर से चिढ़ा रहे हो या डरा रहे हो? अब मेरी पढ़ने लिखने की आदत रात को ही है और तुम बोलते हो कि मैं लाइब्रेरी ना जाऊं? चलो मुझे चाबी दो। सूरदास अजीब सी शैतानी मुस्कान के साथ चाबी देते हुए कहा, साहब मुझे फिर ना कहना कि मैंने आपको आगाह नहीं किया था। चाबी लेकर बिना कुछ कहे रोहन बाबू लाइब्रेरी की तरफ बढ़ गए। ताला खोलकर अंदर घुसे तो तभी 2-3 चमगादड़ फड़फड़ाते हुए उनके सिर के ऊपर से निकल गए। उन्होंने अपना सिर नीचे कर लिया और चीढ़ते हुए बोला, बड़ी भारी खराब स्थिति है इस लाइब्रेरी की। ऐसा भी कोई मालिक पढ़ने की जगह को इतनी खराब व्यवस्था में रख सकता है? कल ही सूरदास को बोलकर 2-3 लोगों को बुलवा लूंगा और पूरी अच्छे से साफ करवा दूंगा। बड़बड़ाते हुए रोहन बाबू लाइब्रेरी में घुसे। अंदर खूब अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पॉकेट से उन्होंने एक चमकदार लाइटर निकाली और लाइटर को जलाकर पूरे कमरे की मुआयना करने लगे। अंदर घुसने के बाद उन्हें अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी, सिर भी भारी होने लगा। रोहन बाबू ने सोचा शायद धूल ये सब से एलर्जी हो रही है, इसलिए असहज महसूस हो रहा है। कोई बात नहीं, कल सुबह देखता हूँ। रोहन बाबू ने लाइब्रेरी का दरवाज़ा बंद करके सूरदास को आवाज़ लगाने लगे, सूरदास कहाँ हो? आवाज़ सुनते ही पता नहीं अचानक से अंधेरे में से सूरदास रोहन बाबू के पीछे आ गया और बोला, साहब आपने मुझे याद किया? रोहन बाबू घबराते हुए पीछे मुड़े और बोले, अरे यार तुमने तो मुझे डरा ही दिया, ऐसे अचानक से मत आया करो। खैर छोड़ो, अभी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मैं अभी आराम करूंगा, बिस्तर ठीक कर दो। रोहन बाबू ये बोलकर आगे निकल गए। सूरदास मन ही मन हंसते हुए बोला, अभी तो खेला शुरू हुआ है साहब, आगे आगे देखो क्या क्या होता है। रोहन बाबू अपने कमरे में आकर बिना खाए ही सो गए। थकान और सिर दर्द की वजह से जल्द ही नींद आ गई। सुबह जब नींद खुली तो देखा सूरदास बाहर 3-4 लोगों से बातें कर रहा था। रोहन बाबू चिढ़ते हुए सूरदास से बोले, ये लोग कौन है और सुबह सुबह शोर क्यों मचा रहे हो? सूरदास बोला, अरे साहब आपको ही तो लाइब्रेरी साफ करवानी थी और 3-4 लोगों को बुलवाना था ना। रोहन बाबू बोले, अरे हाँ ठीक है, मैं तो भूल ही गया था। लेकिन तभी रोहन बाबू को थोड़ा अचरज हुआ। मन ही मन सोचने लगे, मैंने कभी से सफाई के लिए बोला? बस कल रात मैंने मन में ही तो सोचा था। मेरे मन की बात इसे कैसे पता चली? यह सब सोचते सोचते रोहन बाबू उससे बोले, लेकिन तुम्हें अभी पूरी बात बोल ही पाते कि सूरदास बोल उठा, अरे साहब लेकिन छोड़िए, चलिए मैं सफाई करवाता हूँ, फ्रेश होके नाश्ता कर लीजिए। रोहन बाबू कुछ सोचते सोचते बाथरूम की तरफ बढ़ गए। सूरदास और वो चारों लोग लाइब्रेरी की सफाई करने लगे। नहा धोकर और नाश्ता करके रोहन बाबू ने सोचा, मैं भी थोड़ा इनके हाथ बटा देता हूँ ताकि काम जल्दी से हो जाए। उन्होंने लाइब्रेरी की किताबों को शेल्फ में से निकाला और किताब निकालते समय उनका ध्यान एक नीले रंग की डायरी की तरफ गई। डायरी को उठाकर खोला तो पहले पन्ने पे एक सज्जन की तस्वीर लगी थी और उस पे लिखी हुई थी, डॉक्टर अशोक चंद्र। रोहन बाबू ने सोचा कि हो सकता है यह डायरी पहले जो इस घर के मालिक थे उनका ही होगा। किसी की पर्सनल डायरी मुझे ऐसे पढ़ना नहीं चाहिए।
यह अच्छी बात नहीं है। ऐसा सोचकर उन्होंने उस डायरी को उन्हीं किताबों के बीच में रख दिया। साफ सफाई करते करते बहुत शाम हो गई। सभी लोग अपना काम करके वहां से चले गए। तभी सूरदास रोहन बाबू के सामने आया और बोला, साहब, आज दोपहर का खाना भी आपने नहीं खाया। आप चलिए, आराम कीजिए, मैं आपके लिए कुछ बना देता हूँ। रोहन बाबू हामी भर के अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गए। थोड़ी देर आराम करने के बाद सूरदास गरम गरम पकौड़े और चाय लेकर कमरे में आया और दांत दिखाकर हंसते हुए बोल दिया, साहब, नाश्ता तैयार है। रोहन बाबू इस बार थोड़ा मुस्कुरा दिए और बोले, अच्छा सूरदास, तुम काम तो बहुत बढ़िया कर लेते हो, लेकिन ये बात बात पे हंसने की बीमारी कब जाएगी तुम्हारी? सूरदास थोड़ा शर्मिंदा होते हुए कहा, साहब, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, आपकी सेवा करना तो मेरा कर्तव्य है। अब पता नहीं आप कितने दिन के मेहमान हैं यहाँ पे। मतलब क्या है तुम्हारा? मैं कितने दिन का मेहमान? हाँ, मैं तो यहाँ हमेशा के लिए रहने आया हूँ। रोहन बाबू थोड़ा सा झुंझला कर बोले। सूरदास बोला, नहीं साहब, मेरा मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या है कि आज तक जितने भी लोग यहाँ आए, कुछ ही दिन के बाद से यहाँ से चले गए। रोहन बाबू थोड़ा भयभीत और विस्मित भरी आवाज में बोले, क्यों चले गए? ऐसा क्या हुआ था? पता नहीं साहब, सबकी अपनी अलग अलग कहानी है। ऐसा कहकर सूरदास हंसते हुए वहां से चला जाता है। रोहन बाबू थोड़ा सोच में पड़ गए और उसकी बातें सोचकर उस डायरी का ख्याल आया। वह तुरंत लाइब्रेरी में गए और उस डायरी को खोला और चाय की चुस्की लेते हुए उस डायरी को पढ़ना शुरू कर दिया। डायरी में लिखा था, मेरा नाम डॉक्टर अशोक चंद्र है। मैं इस डायरी को इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मेरी कहानी इस घर में आए सभी लोग जान सके। जब तक आप इस डायरी को पढ़ रहे होगे तब तक शायद मैं पागल हो चुका होऊंगा या मैं इस दुनिया को छोड़ चुका होऊंगा। मेरी जिंदगी बहुत खुशहाल थी। मैं पेशे से ENT सर्जन हूँ। 15 साल की प्रैक्टिस से मेरी ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। नाम, शोहरत और पैसा खूब कमाया मैंने। कभी मैंने जिंदगी में कोई गलत कदम नहीं उठाया, पर पैसों की लालच में अंधे होकर एक ऐसा गंदा काम कर दिया जिसकी सजा मैं आज तक भुगत रहा हूँ। 29 नवंबर, उस सर्द रात को मैं अपने क्लिनिक से निकलने ही वाला था कि तभी शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन मिथिलेश राठौर मेरे ऑफिस में आए। मैं उन्हें देखकर चौंक गया और बोला, राठौर साहब, आप और इस वक्त मेरे गरीब खाने में? राठौर साहब थोड़ा मुस्कुरा कर बोले, मैं आपके फ़ायदे के लिए ही यहाँ पर आया हूँ। मेरे पास एक प्रपोज़ल है। अगर आप कहें तो हम दोनों बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं। मैंने उनकी बातें सुनकर कहा कि मैं कौन सा बिजनेस कर सकता हूँ भला, पेशे से तो मैं एक सर्जन हूँ। तभी राठौर साहब बीच में मेरी बात काट कर बोले, बस यही तो करना है आपको, आँखों की तस्करी। भगवान ने सबको 2 आँखें दिया है और हमें दिमाग। एक आँख अगर किसी इंसान की चली जाए तो वो दूसरी आँख से भी देख सकता है, लेकिन उस निकाले हुए आँखों से हम लाखों कमा सकते हैं। सोच के देखिए, ऐसे ही मैं इस शहर का सबसे ज़्यादा पैसे वाला नहीं हूँ। ऐसा कहकर राठौर साहब वहाँ से निकल गए। मेरा मन बहुत बेचैन हो गया। मन में लालच ने आकर घेर लिया। पूरे रास्ते कार चलाते बस राठौर साहब की बातें कान में गूंजते रहे। ऐसे ही मैं इस शहर का सबसे अमीर इंसान नहीं हूँ। सोचते सोचते घर आ गया। घर में मेरी पत्नी इंतज़ार कर रही थी।
आते से ही मुझसे पूछी, क्यों आज लेट क्यों हो गए? मैं अपनी पत्नी को बताना चाहा, लेकिन मैंने झूठ बोल दिया। वो आज बहुत पेशेंट थे, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मेरी पत्नी नटखटी अंदाज में बोली, हाँ, पूरे टाइम सिर्फ काम ही काम। हम लोग तो जैसे आपकी जिंदगी में है ही नहीं। सब कुछ तो हमारे पास है, अब इतना ज़्यादा ओवर ड्यूटी करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा, बस कुछ दिन और, जब ढेर सारे पैसे हो जाए तब पूरे टाइम तुम्हारे साथ और अपने बच्चों के साथ रहूँगा। रात के समय खाना खाकर बिस्तर पे लेट गया और राठौर साहब की बातें सोचने लगा। सोचते सोचते मुझे कब नींद आई पता ही नहीं चला। सुबह उठकर मैं जल्दी से तैयार होकर अपने क्लिनिक पहुंच गया और तुरंत राठौर साहब को फ़ोन लगाकर डील पक्की कर लिया। मेरे मन में लालच ऐसे डेरा डाल चुकी थी। हर दिन मैं गरीब लोगों से उनसे झूठ बोलकर एक आंख निकाल लेता और एक स्पेशल बॉक्स में राठौर साहब की आदमी को दे देता। उसके बदले में मुझे लाखों रुपए मिलने लगे। मेरी पत्नी मुझसे पूछती कि इतने पैसे अचानक से कैसे आने लगे। मैं हर बार झूठ बोलता गया। यह सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहा। एक दिन एक नौजवान व्यक्ति मेरे पास आया और मुझसे बोला, डॉक्टर साहब, मेरी आंखों से अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रहा, धुंधला धुंधला ही दिखाई पड़ता है। मैंने उसकी आंखें देखी और बोला, लेज़र ऑपरेशन की तकनीक से ही ठीक हो पाएगा, करीब 50,000 रुपये लगेंगे। नौजवान व्यक्ति बोला, डॉक्टर साहब, मैं तो अपने परिवार में इकलौता इंसान हूँ जो कमाता हूँ। घर में मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, बीवी बच्चे हैं, इतना पैसा मैं नहीं दे पाऊँगा। मेरे मन में उस दिन इतना ज़्यादा पाप आ गया था कि मैं उस असहाय इंसान की आंखें भी ले लेना चाहता था। मैंने कहा, कोई बात नहीं, इलाज हो जाने के बाद धीरे धीरे करके चुका देना। वो नौजवान व्यक्ति अपनी खुशी व्यक्त करके धन्यवाद देकर मेरे क्लिनिक से चला गया। खैर, अगले दिन वह मेरे पास आया और मैंने वही गलती की जो पहले से करता आ रहा था। मेरी आत्मा मर चुकी थी। जब उसे होश आया तो उसकी आंखों पर पट्टियां बंधी हुई थी। मैंने उसको कहा कि अपने घर वालों को बुलवा लो, तो उसने पूछा कि क्या मेरा ऑपरेशन अच्छी तरह से हो गया। मैंने कहा, मुझे माफ़ करना, तुम्हारी आंखें बुरी तरह से डैमेज हो चुकी थी, जिसके चलते मुझे उन्हें निकलवाना पड़ा। मेरे इतना बोलते ही वह बोल पड़ा, क्या मैं अब कभी देख नहीं पाऊंगा? मैं बिल्कुल खामोश रहा। वो फफक फफक कर रो पड़ा। मेरी जिंदगी ही खत्म हो गई। मेरे बूढ़े माँ बाप और पत्नी बच्चों की देखभाल कैसे कर पाऊंगा? यह सब बोलते हुए वो लगातार रोते जा रहा था। मुझे उस वक्त तनिक भी उस पे दया नहीं आई। खैर, उसके घर वालों को बुलवाकर मैंने जैसे तैसे करके उसे अपने क्लिनिक से भेज दिया। कुछ दिन बीत गए। एक दिन मैं घर पे कुर्सी पे बैठकर चाय की चुस्की लेते हुए अखबार पढ़ रहा था। तभी अचानक मेरी नजरें एक खबर पर ठिठक गई। लिखा था कि बिना आंखों वाला नौजवान असहाय ने की खुदकुशी। जब पूरी खबर मैंने पढ़ी तो मुझे पता चला कि ये वही नौजवान था जिसकी आंखें मैंने निकाल ली थी। मैंने थोड़ा सा दुख प्रकट करते हुए बोला, बेचारा गरीब, और वहां से अपने क्लिनिक के लिए निकल पड़ा। आज भी और दिनों की भांति क्लिनिक में काफ़ी भीड़ थी। पूरा दिन मरीजों को देखने में ही लग गया। शाम हुई। मैं अपने घर की तरफ निकलने के लिए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। गाड़ी स्टार्ट कर जैसे ही मैंने रिवर्स करने के लिए गियर चेंज करके पीछे की तरफ देखा, मेरी होश ही उड़ गई। मैंने देखा कोई दो चमकीली आंखें मुझे शीशे की बाहर से घूर रही हैं। मैं डर के मारे झटके से गाड़ी को रोका। फिर जब उधर देखा तो कुछ भी नहीं था।
मैंने सोचा ये मेरा वहम था, इसलिए मैं उस बात को ज़्यादा गंभीर ना लेते हुए घर के लिए निकल गया। घर आकर मैं फ्रेश होकर खाना ये सब खाकर अपने कमरे में आराम कर रहा था। पत्नी और बच्चे टीवी देख रहे थे कि तभी मेरी पत्नी की जोर से चीखने की आवाज़ आई। मैं भागा भागा अपने रूम से निकल उन्हें देखने गया। मैंने देखा कि उबलता दूध पूरा मेरे बच्चे की हाथ पर गिर गई थी। वो पूरी तरह से छटपटा रहा था और रो रहा था। मैंने अपनी पत्नी को डांटते हुए बोला, ये क्या कर दिया तुमने? कैसे गिर गया दूध? पत्नी रोते हुए बोली, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने गैस आधे घंटे पहले ही बंद कर दिया था, फिर भी यह कैसे इतना गर्म हो सकता है? खैर, मैंने उसका इलाज खुद से किया। थोड़ी सी राहत हुई, सब सो गए थे। मैं भी थकान की वजह से जल्दी सो गया। रात में अचानक मुझे ऐसा लगा कि मेरे कानों में कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा है। मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली। जैसे ही आंखें खोली, मेरे ऊपर कोई बैठा था। उसकी चमकती आंखें मुझे घूर रही थी। मेरी आंखें खुलते ही पल भर में वो एक काले धुएं की तरह गायब हो गया। मैं जोर जोर से चीखना चाहता था, लेकिन मेरी हलक से आवाज निकल नहीं रही थी। मेरा पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया था कि तभी मेरी पत्नी मुझे जोर जोर से झकझोरने लगी। मैं अपने होश में आया तो पत्नी मुझसे पूछी, क्या हुआ? ऐसे कांप क्यों रहे हो? मैंने कुछ नहीं बताया, चुपचाप फिर से लेट गया। पत्नी को शायद लगा कि मैं सपना देख रहा था, इसलिए मुझसे बोली, सो जाओ, कोई डरने की बात नहीं है। मैंने कुछ बोले बिना ही पलकें मूंद ली, लेकिन नींद मेरी आंखों से दूर थी। मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। जैसे तैसे करके रात बीती। अगली सुबह मुझे तेज बुखार लग गई थी, जिसके चलते मैं क्लिनिक नहीं गया। पत्नी ब्रेकफास्ट बनाकर बच्चों को स्कूल छोड़ने चली गई थी। मैंने फ्रेश होकर चाय नाश्ता किया और कुर्सी पे बैठकर हर दिन की तरह अखबार पढ़ने लगा। कुछ देर बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे से गुजरकर कोई घर के अंदर गया। मुझे लगा कोई बिल्ली होगी। मैं भी तेज कदमों से घर के अंदर गया, लेकिन मुझे कोई नहीं दिखा। मुझे अभी कुछ समझ में आता कि तभी मेरे चारों तरफ से अजीब अजीब से आवाजें आने लगी, जैसे कोई हंस रहा हो, कोई दर्द के मारे करा रहा हो। वो आवाज कानों में इतनी चुभ रही थी कि मैं कानों को बंद करके वहीं पे बैठ गया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मुझे जब होश आया तो मैं अपनी बिस्तर पे था। पत्नी मेरे बगल में ही बैठी थी। पत्नी ने कहा, तबीयत ठीक नहीं है तो चलो डॉक्टर को दिखा देते हैं। मैंने कहा, मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन मेरे साथ कुछ अजीब सा हो रहा है। मुझे अजीब अजीब चीज़ें और आवाज़ें सुनाई देती हैं। लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगा। पत्नी मुझे सांत्वना देते हुए बोली, सब ठीक है, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी। लेकिन मेरे साथ हर एक दिन कुछ ना कुछ घटनाएं होती रही। हर एक दिन वो आंखें मुझे घूरती रही। मैं परेशान हो गया हूँ। अब तो पत्नी और बच्चे भी मुझसे डरने लगे हैं। कभी कभी मैं इतना ज़ोर ज़ोर से चीखता हूँ कि उनके बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। एक दिन मैं घर पे अकेला था। मैंने आज हिम्मत करके उस अदृश्य शक्ति को ललकार दिया, कौन हो तुम? क्यों मेरी जिंदगी तबाह करने पर लगे हो? आओ मेरे सामने। थोड़ी देर बाद एक शैतानी हंसी मेरे चारों तरफ गूंजी और वही नौजवान व्यक्ति मेरे सामने आया। मैंने जैसे ही उसे देखा, पीछे की तरफ गिर पड़ा। वो अपनी चमकती आंखों से घूरते हुए मुझसे बोला, मेरी जिंदगी खराब करने से पहले क्या तुमने सोची? मेरे परिवार के बारे में तुमने कुछ सोचा?
मेरे माता पिता सब मुझसे छीन गए। मेरे बच्चे अनाथ और बेसहारा हो गए। सोची तुमने? बताओ मुझे। मैं डर के मारे थर थर कांप रहा था। मुंह से एक शब्द नहीं निकल पा रहा था। बस मैं हाथ जोड़े चुपचाप कोने में पड़ा था। थोड़ी देर में वो इंसान वहां से गायब हो गया। मैं रोते बिलखते उससे माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई। उधर से आवाज आई, जिस तरह मैं तड़पा तू भी तड़पेगा। तेरे पूरे परिवार वालों को भुगतना पड़ेगा। फिर से वह शैतानी हंसी चारों तरफ से गूंज गई। धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया। मैं उसी कोने में बेसुध होकर पड़ा रहा। जब मेरी पत्नी घर में आई तो मैंने उससे कहा, मुझसे भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने पूरी बात अपनी पत्नी को बताते चला गया। मेरी पत्नी के भाव अब बदल गए थे। वो घृणा की दृष्टि से मुझे देखने लगी। वो चिल्लाकर बोली, जालिम, तू इतना बड़ा पापी है। तूने कितनी जिंदगियों को तबाह कर दिया। तुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। मैं चाह रही हूं अपने बच्चों के साथ। भुगत तू अब तेरे कर्मों का फल। इतना बोलकर वो मेरे बच्चों के साथ मेरी आंखों के सामने से ओझल हो गई। मैं गुहार लगाता रहा, लेकिन वो एक ना सुनी। उसके जाते से ही फिर से वो शैतानी हंसी ऐसे हंसी निकाली जैसे मेरा मजाक उड़ा रही है। मैं बस वहीं पे पड़ा रहा, पूरे घर में बस अकेला। कई दिनों तक मैं घर से बाहर नहीं निकलता। कुछ जान पहचान के लोगों ने सूरदास नाम के नौकर को मेरा देख रेख करने के लिए रख दिया। वो मेरे लिए खाना बना के घर की साफ सफाई करके फिर से वापस चला जाता। हफ्ते महीने में बदल गए, बस एक चीज़ नहीं बदली, तो वो चमकती आंखें, वो आवाज़ें। मैं उससे बोलता कि तू मुझे मार क्यों नहीं डालता। वो मेरे सामने आता और ऐसे घूर कर हंसते हुए गायब हो जाता। आज मैं थक गया हूँ। मैं अब एक मिनट के लिए जीना नहीं चाहता, इसलिए मरने जा रहा हूँ। मेरी कहानी पढ़ने वाले, मुझसे डरना नहीं, बस यही कहना चाहूँगा, लालच करो लेकिन उतना ही करो जिससे किसी भी इंसान को हानि पहुँचे। नफरत करो लेकिन इतना भी नहीं अंत में उसकी जान चली जाए। मेरे कर्मों का फल मुझे मिल गया, शायद मरने के बाद मुझे मुक्ति मिल जाए। रोहन बाबू डायरी पढ़कर एकदम भावुक हो गए। वे तुरंत सूरदास के पास भागे और पूछा, क्या तुम अशोक की देखरेख करते थे? सूरदास एकदम धीमे स्वर में बोला, नाम मत लो, वो सुन लेगा। रोहन बाबू चकित होकर बोले, कौन सुन लेगा? सूरदास बोला, वो आंखें आज भी डॉक्टर की आत्मा को कैद करके रखा है। आज भी वह उसे तड़पाता है। मरने के लिए तो वह मर गया, लेकिन आज भी उसकी आत्मा को सुकून नहीं। सुना आपने? ये वही आवाजें हैं डॉक्टर की। इतना कहकर सूरदास फिर से खी खी करके हंसने लगा। रोहन बाबू एकदम सुन्न पड़ गए। वे तुरंत अपने जरूरत के सामानों को पैक कर अपनी खानदानी हवेली की तरफ निकल पड़े। दोस्तों, ये कहानी अभी अधूरी है। आगे क्या होगा ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आप इस कहानी की पार्ट 2 चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपके पास कोई सजेशन है तो उसे भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। आज की कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। ये कहानी निहित की है, जो बिहार के बेगूसराय जिले के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। कई बार मुझसे बहुत सारे लोगों का
सवाल ये रहता है कि अधिकतर भूत गांव में क्यों मिलते हैं। शहरों में तो भूत ये सब हमें सुनने को और ना ही देखने को मिलता है। तो उनसे मैं सिर्फ यही जवाब देता हूँ कि दुनिया का कोई भी इंसान, कोई जीव जंतु या एनर्जी, चाहे कुछ भी हो, वो शांत वातावरण में रहना पसंद करता है। आप खुद अपने आप को लेके देखो कि आप भागा दौड़ी वाली ज़िंदगी पसंद करते हो या शांति की ज़िंदगी। जवाब आपके पास खुद है। दुनिया का कोई भी एनर्जी, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, वो शांत ही रहना चाहता है। नुकसान वो तभी पहुंचाता है जब तक उसे छेड़ा ना जाए या उसकी शांति को भंग किया जाए। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ गांव में ही भूतों का वास होता है। न्यूज़पेपर या घटनाओं का जिक्र किया जाए तो ऐसे बहुत सी कहानियाँ या किस्सों का उल्लेख मिल जाता है जो शहरों या दूसरे देशों की कहानी होती है। आपने एमिली रोज की कहानी ज़रूर सुनी होगी। कई आत्माओं का वास था उसके शरीर में, जिसकी लाइव रिकॉर्डिंग भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। लेकिन मेरी सलाह यही है कि रात में उस रिकॉर्डिंग को बिल्कुल ना सुने, क्योंकि वो आपके मन को बहुत ही ज़्यादा विचलित कर सकता है। तो दोस्तों, बिना विलंब किए आप अपनी हेडफोन अपनी कानों में लगाएं और तैयार हो जाएं भूतिया तथा रहस्यमयी घटनाओं की रोमांचक सफ़र पे। जय हनुमान, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निहित है। मैं बिहार के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। यह घटना मेरे खास मित्र गजेंद्र लाल की जिंदगी की सबसे दुखद व खौफनाक घटना थी, जिसे सुनकर आप सभी का रोम रोम सिहर उठेगा। यह करीब 13 साल पहले की बात है। सांझ का समय था। गांव के बाहर भोलानाथ त्रिपाठी जी के बगीचे में कुछ गवैये लोग जमा थे। कुछ तो अपने गाय भैंसों के साथ थे तो कुछ अपनी बकरियों के साथ। गजेंद्र लाल तो लग्गी से सूखी लकड़ी तोड़ने में लगा हुआ था। दरअसल भोलानाथ त्रिपाठी जी का बगीचा बहुत ही बड़ा, लगभग 10 से 12 एकड़ में फैला हुआ था। इसमें आम के पेड़ों की संख्या काफ़ी अधिक थी। देसी के साथ ही दशहरी और तोतापरी आम के खास प्रकार के पेड़ थे। बीच बीच में कहीं कहीं महुए आदि के भी पेड़ थे। यह बगीचा गांव वालों के दुख सुख का साथी था। भोलानाथ त्रिपाठी जी ने बगीचे में एक और किनारे खपड़ैल का एक छोटा घर बनवा दिया था और साथ ही एक कुआं भी खुदवा दिया था। गजेंद्र लाल को इस बगीचे की देख रेख का जिम्मा सौंपा गया था। गजेंद्र लाल का घर परिवार, उठना बैठना सब कुछ इसी बगीचे तक ही सीमित था। गजेंद्र लाल के पहले उनके पिताजी श्री मदन लाल जी इसी बगीचे की देख रेख करते आ रहे थे और उनके बाद यह जिम्मेदारी गजेंद्र लाल निभा रहे थे। भोलानाथ त्रिपाठी जी एक बहुत ही बड़े दिल वाले इंसान थे। वे गांव वालों को कभी भी इस बगीचे में आने से मना नहीं करते थे। यहाँ तक कि गांव के सभी लोग अपने मवेशियों, बकरियों इत्यादि को इसी बगीचे में चराया भी करते थे और थोड़ी बहुत सूखी लकड़ी भी तोड़ लेते। कभी कभी तो लोग भोलानाथ त्रिपाठी जी से पूछकर कोई डाल आदि भी काट लेते और बगीचे में उत्तर तरफ की बांसवाड़ी से भी बांस ले जाते। हाँ, पर भोलानाथ त्रिपाठी जी एक काम बराबर करवाते। बगीचे में अगर कोई पेड़ सूख जाता या आंधी में गिर जाता तो वो तुरंत नया पौधा लगवा देते और बगीचे के कुएं से नियमित
उसे पानी आदि दिलवाते और उस पौधे को पेड़ की शक्ल देने के बाद ही चैन लेते। दरअसल भोलानाथ त्रिपाठी जी को पेड़ पौधों से बड़ा ही लगाव था। वे उन्हें प्रकृति का अनुपम उपहार और महत्वपूर्ण अंग मानते थे। उस शाम लकड़ी तोड़ते तोड़ते अचानक गजेंद्र लाल की नज़र कुएं की तरफ गई। उन्होंने जो देखा उसके बाद वे भौंचक्के रह गए। उन्होंने देखा कि एक छोटा बच्चा कुएं के चबूतरे पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। लकड़ी तोड़ना छोड़कर वे चिल्लाते हुए कुएं की ओर दौड़े। उनकी चिल्लाहट सुनकर और भी लोग उनके पीछे पीछे भागने लगे। जैसे ही गजेंद्र लाल उस कुएं के पास पहुंचे तो वह दृश्य देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने देखा कि वहां तो कोई बच्चा नहीं था और ना ही उन्हें उस कुएं में कुछ गिरने की आवाज आई। वे यह सब देखकर हैरान हो गए, क्योंकि कुछ देर पहले ही तो उन्होंने लकड़ी तोड़ते वक्त उस छोटे बच्चे को देखा था। फिर अचानक से वह कहाँ चला गया। अब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो उन्होंने कुएं में झांक कर देखने का फैसला किया। फिर जैसे ही उन्होंने कुएं में झांक कर देखा तो पाया कि कुएं का जल एकदम शांत था। यह देख गजेंद्र लाल एकदम पसीने से तरबतर हो गए और थर थर कांपते हुए बोलने लगे कि उन्होंने एक बच्चे को चबूतरे पर चढ़ते हुए देखा था। मगर लोगों को गजेंद्र लाल की बात पर यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा कि शाम का समय है, हो सकता है कि गजेंद्र लाल को भ्रम हो गया हो। तो इसलिए वे सारे लोग गजेंद्र लाल की बातों पर ध्यान दिए बिना ही फिर अपने मवेशियों की ओर लौटने लगे, ताकि उन्हें हाँक कर गांव की ओर बढ़ जाएं। गजेंद्र लाल भी अपना भ्रम मानते हुए फिर अपने स्थान पर जाकर तोड़ी हुई लकड़ियों को इकट्ठा करने में जुट गए। मगर वे उस थोड़ी देर पहले हुई घटना को भुला नहीं पाए थे, इसलिए रह रहकर उनका ध्यान उस कुएं की ओर चला जा रहा था। वहीं पास में बैठे तंबाकू मल रहे बैजू काका का ध्यान बराबर गजेंद्र लाल पर था। उन्होंने तंबाकू मलने के बाद उसमें से थोड़ा गजेंद्र लाल को देते हुए बोल पड़े, गजेंद्र लाल, तूने इस बच्चे को पहली बार देखा है क्या, या इससे पहले भी देखा है? गजेंद्र लाल बैजू काका की बातों को समझ ना सके और बिना कुछ बोले बस प्रश्नवाचक दृष्टि से बैजू काका की ओर देखने लगे। बैजू काका गजेंद्र लाल के थोड़े और करीब जाकर पूछ बैठे, अच्छा गजेंद्र लाल, एक बात बताओ, तुम्हें भूत प्रेतों से डर तो नहीं लगता ना? गजेंद्र लाल बैजू काका के प्रश्न की असलियत से अनजान हंसते हुए बोल पड़े, अरे बैजू काका, आप भी ना, अगर भूत प्रेतों से डरता तो रात को इस बगीचे में अकेले कैसे रहता? गजेंद्र लाल की यह बात सुनते ही बैजू काका आग बबूला होकर बोल पड़े, तो सुन गजेंद्र लाल, दरअसल तूने जिस बच्चे को देखा था ना, वह बच्चा नहीं बल्कि एक भूत था, एक आत्मा थी। और मैंने भी कई बार इस बच्चे को वहाँ चबूतरे पर खेलते हुए, कभी हंसते हुए तो कभी रोते हुए देखा है। बैजू काका की यह बात सुनते ही गजेंद्र लाल अत्यंत भयभीत हो गए और घबराते हुए बोल पड़े, भूत? हाँ गजेंद्र लाल, भूत, बैजू काका ने कहा। इसके बाद बैजू काका भी सूखी लकड़ियों को बिटोरने में गजेंद्र लाल की मदद करते हुए बोले, आओ तुम्हें एक सच्चाई बताता हूँ। लगभग 2 से 3 महीने पहले की बात है। मैं एक दिन भोलानाथ त्रिपाठी जी के घर गया हुआ था।
दरअसल मुझे मढ़ई छाने के लिए बांस चाहिए था। मुझे पता चला कि भोलानाथ त्रिपाठी जी तीर्थ यात्रा पर गए हैं और 20 से 25 दिन बाद आएंगे। फिर मैं किससे बांस मांगू, यही सब सोचते हुए घर आ गया। घर आने के बाद मैंने एक योजना बनाई और अपने बेटों से कहा, आज रात हम लोग चोरी से भोलानाथ त्रिपाठी जी की बसवारी में घुसकर बांस काटेंगे। तुम लोग एक काम करना कि बांस काटना और मैं कुएं के पास बैठकर गजेंद्र लाल पर नजर रखूंगा कि वह कहीं जागकर बगीचे में ना आ जाए। फिर क्या था, आधी रात के समय मैं और मेरे दोनों बेटे यहाँ आ गए। मैं इस कुएं की तरफ आ गया ताकि तुम पर नजर रख सकूं और मेरे बेटे बांस काटने में लग गए। तभी अचानक जो मैंने देखा वह देखकर मेरे होश ही उड़ गए। मैंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा ठेहुनी के बल चलते हुए कुएं के चबूतरे की ओर बढ़ रहा है। मैं तो अवाक हो गया और सोचने लगा कि इतनी रात को वो भी अकेले, यह छोटा बच्चा यहाँ आया कैसे। पहले मैंने सोचा कि तुम्हें जगाऊं, पर फिर डर गया, क्योंकि अगर तुम्हें जगाता तो तुम सोचते कि मैं इस समय यहाँ क्या कर रहा हूँ। इसलिए मैंने हिम्मत करके उस लड़के की ओर धीरे धीरे से बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही मैं उस लड़के की ओर बढ़ा तो वह दृश्य देख मैं आश्चर्यचकित रह गया। मैं जो ही लड़के के पास गया तभी वो अचानक से बहुत तेज खिलखिलाया और फिर गायब हो गया। यह सब देख अब मैं बुरी तरह से डर के मारे कांपने लगा और फिर बिना देरी किए अपने बच्चे की ओर भागने लगा। फिर क्या, उन लोगों ने जो भी बांस काटे थे उसे लेकर मैंने उन्हें फटाफट निकलने को कहा। बच्चों को यह लगा कि शायद तुम जग गए हो। बस फिर क्या था, हम लोग तेजी से उन बांसों को लेकर अपने घर की ओर भाग निकले और उन्हें ले जाकर घर के पीछे बने आंगन में रख दिया। ये बात सुनने के बाद बिना किसी प्रश्न के गजेंद्र लाल ने लकड़ियों का गट्ठर बांधकर उसे अपने सर पर उठा लिया और अपने साथ साथ बैजू काका को भी अपने साथ आने का इशारा करते हुए चलने को कहा। खपड़ैल में एक किनारे उन लकड़ियों को रखकर उन्होंने ढेंकुली से कुएं के अंदर से पानी निकाला और हाथ पैर धोने के बाद बैजू काका को भी हाथ पैर धोने के लिए कहा। हाथ पैर धोने के बाद बैजू काका भी उसी कुएं के पास पड़ी एक टूटी खाट पर बैठ गए। गजेंद्र लाल ने कहा, बैजू काका आज लिट्टी चोखा बन रहा है, आप भी खाने के बाद ही घर जाइएगा। बैजू काका ने हाँ में सर हिला दिया। उसके बाद फिर से बैजू काका अपनी धोती की खूंट से चुनौती निकाले और तंबाकू मलने लगे। पास में ही गजेंद्र लाल गोहरा सुनगाते हुए बोला, बैजू काका, एक दिन मेरे पिताजी ने भी एक बार इसी बच्चे को लेकर एक घटना का जिक्र किया था। अब मुझे भी लगने लगा है कि आखिर यह बच्चा है कौन। उसके बाद भौरी बनाते बनाते ही गजेंद्र लाल ने कह सुनाया। बापू बता रहे थे कि एक बार एक पति पत्नी इसी रास्ते से होकर अपने घर की ओर जा रहे थे। रात होने को आ गई थी और उन्हें काफ़ी दूर जाना था, तो वे दोनों यहीं मेरे पिताजी के पास आए और रात को रुकने के लिए विनती करने लगे। क्योंकि बापू दिल के बहुत अच्छे थे, इसलिए उन्होंने उन दोनों पति पत्नी की विनती को स्वीकार किया और रुकने के लिए हाँ कर दी। स्त्री की गोद में एक दूध मुहा नवजात बच्चा भी था। थोड़ी देर बाद मेरे बापू ने उस परिवार को ठहरने की जगह बताकर आवश्यकता की सारी चीज़ें कमरे में रखकर फिर बाहर आकर अपना काम करने में लग गए। कुछ देर बाद वहाँ उस स्त्री का पति भी आ गया और कुएं के पास ही बैठकर मेरे पिताजी और वह व्यक्ति कुछ दुख सुख की बातें करने लगे। तभी पता नहीं
उस स्त्री को क्या सूझा कि वह कुएं से पानी निकालने लगी। मेरे बापू ने कहा, रुको बहू, मैं निकाल देता हूँ। लेकिन वह बोली कि मैं निकाल लूंगी। इतना कहते हुए उसने ढेकुली को कुएं में डालना चाहा। तभी अचानक से उसका संतुलन बिगड़ा और उसकी बाहों में चिपका हुआ बच्चा कुएं में जा गिरा। यह देखकर मेरे बापू तुरंत कुएं में कूद गए। उस बच्चे को बाहर निकाला, पर वह भगवान को प्यारा हो गया था। इसके बाद आलू छीलते हुए गजेंद्र लाल ने कहा कि काका, बापू बता रहे थे कि उस स्त्री ने जानबूझकर उस बच्चे को कुएं में फेंक दिया था। पिताजी का कहना था कि उस व्यक्ति ने बातों ही बातों में बता दिया था कि वह लड़का उसकी बहन का था, जो इस बच्चे को जन्म देते ही स्वर्ग सिधार गई। वे लोग उसी गांव से इस बच्चे को लेकर आ रहे थे। उस आदमी ने यह भी बताया था कि उसकी पत्नी नहीं चाहती थी कि वह बच्चा उन लोगों के साथ रहे, उसका पालन पोषण उन्हें करना पड़े। इसके लिए जानबूझकर उसने बच्चे को कुएं में गिरा दिया। इसके बाद गजेंद्र लाल फिर बोल पड़े, बैजू काका, दरअसल पिताजी ने मुझे इस घटना का जिक्र किसी से ना करने के लिए कहा था, क्योंकि उन्हें लगा था कि कहीं लोग इस कुएं का पानी पीना बंद ना कर दे। फिर गजेंद्र लाल लिट्टियों को अहरे पर उलटने पलटने लगा। यह सब जानने के बाद बैजू काका को बहुत सारी बातें साफ साफ समझ आने लगी थी। दरअसल 7-8 महीना पहले ही ठीक दोपहरिया में एक महिला इस कुएं में गिर गई थी। उसे निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया था। कैसे भी करके उसकी जान बच गई थी, मगर वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। दरअसल उस महिला को अपनी बैलगाड़ी में लेकर बैजू काका ही तो अस्पताल गए थे। उस स्त्री का पति बार बार कह रहा था कि जैसी करनी वैसी भरनी, पर बैजू काका समझ नहीं पा रहे थे। फिर उस आदमी ने बैजू काका को बताया कि काका, यह कुएं में ऐसे ही नहीं गिर गई, इसे मेरे भांजे ने धक्का देकर गिरा दिया था। दरअसल 4 से 5 साल पहले इसने मेरे भांजे को इसी कुएं में फेंक दिया था। आज मेरे भांजे ने बदला ले ही लिया। अब बैजू काका को उस आदमी की सारी बात समझ में आ रही थी। दरअसल ये वही लोग थे जिसका जिक्र गजेंद्र लाल के पिताजी ने गजेंद्र लाल से किया था। आज वह कुआं सूख गया है, पर रात को कभी कभी उस कुएं के आसपास किसी बच्चे के रोने हंसने की आवाज़ें सुनाई देती है, और वह औरत आज भी पागलों की तरह सड़क पर दर दर भटकती रहती है। कहीं आपको तो वह औरत नहीं दिखी?